नमस्कार। भारत के टैक्स कानूनों में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है और अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि भारत का नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो पिछले कई दशकों से हमारे टैक्स सिस्टम की नींव रहा है, अब पूरी तरह से बदला जा रहा है। इसकी जगह लेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये वाकई एक ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन रुकिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि टैक्स रेट्स या स्लैब बदल रहे हैं। आम करदाता की जेब पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बदलाव असल में कानून को आसान और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं। आज हम इन 4 ज़रूरी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नया टैक्स एक्ट है क्या। फिर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए जो पेरोल में बदलाव हुए हैं उन पर नज़र डालेंगे। इसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए सबसे काम की चीज़, नए फॉर्म्स की पूरी गाइड। और आखिर में हम इस पूरे बदलाव की टाइमलाइन को समझेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। आखिर इस नए एक्ट की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है सरलीकरण। मकसद है पुराने काफ़ी उलझे हुए कानून को आसान बनाना और जो भी गैर ज़रूरी नियम थे उन्हें हटाना। और ये सरलीकरण सिर्फ बातों में नहीं है, आंकड़े खुद ये कहानी बयां करते हैं। देखिए, पुराने एक्ट में 819 सेक्शन और 500 से भी ज्यादा नियम थे। वहीं नए एक्ट में इन्हें घटाकर सिर्फ 536 सेक्शन और 333 नियम कर दिया गया है। मतलब साफ है, कम जटिलता, ज्यादा स्पष्टता। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर किस पर पड़ेगा? जैसा कि हमने पहले ही कहा, आम टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सारे सेक्शंस और रूल नंबर बदल जाएंगे और साथ ही सभी बिजनेस को अपना कंप्लायंस सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट करना होगा। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जो सीधे सीधे सैलरी पाने वाले कर्मचारियों से जुड़े हैं और जिनके बारे में प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स को सलाह देनी होगी। पेरोल से जुड़े कुछ बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। सबसे पहले कंपनी की तरफ से दी जाने वाली कार के परक्विजिट वैल्यूएशन में एक बड़ा इजाफा किया गया है। मिसाल के तौर पर 1.6 लीटर से कम इंजन वाली कार जिसका खर्च कंपनी उठाती है, उसकी मंथली परक्विजिट वैल्यू 1800 रुपये से बढ़ाकर सीधे 5000 रुपये कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। दूसरे भत्तों में भी बदलाव हुए हैं और ये ज्यादातर कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। जैसे टैक्स फ्री गिफ्ट की जो लिमिट थी वो 5000 रुपये से बढ़कर अब 15000 रुपये हो गई है और मील वाउचर पर मिलने वाली छूट 50 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति मील कर दी गई है। और यहाँ देखिए, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े भत्तों में तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की छूट 100 रुपये प्रति माह से सीधे 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है और इसी तरह हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो गया है। एचआरए नियमों में भी एक काफ़ी अहम बदलाव आया है। अब तक 50% एचआरए छूट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में मिलती थी, लेकिन अब इस मेट्रो शहरों की लिस्ट में बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया गया है। इससे इन शहरों में काम करने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खासतौर पर टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। ये है कंप्लायंस से जुड़े नए फॉर्म्स की पूरी गाइड। यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि जो हमारे जाने पहचाने टैक्स फॉर्म्स हैं उनका क्या होगा? क्या वो बदल रहे हैं? और इसका जवाब है हाँ, और ये वो जानकारी है जो आपके रोजमर्रा के काम के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए, सभी पुराने फॉर्म्स को अब नए नंबर दे दिए गए हैं। जैसे जो हमारा सबसे आम फॉर्म था, फॉर्म 16, वो अब फॉर्म 130 बन गया है। तिमाही टीडीएस रिटर्न के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 24Q अब फॉर्म 138 होगा और फॉर्म 12B को अब नए फॉर्म 122 में शामिल कर लिया गया है। इस नई मैपिंग को याद रखना सबसे जरूरी काम होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ नंबर बदलने की नहीं है, इन फॉर्म्स के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे नए फॉर्म 130 में सीनियर सिटीजन्स की इनकम के लिए एक नया एनेक्स्चर जोड़ा गया है और फॉर्म 122 ने पुराने फॉर्म 12B और 12BAA दोनों को मिलाकर एक कर दिया है ताकि प्रक्रिया और आसान हो सके।
अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये सब कब और कैसे लागू होगा, आगे की क्या योजना है और इसकी समय सीमा क्या है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो भी रिटर्न्स हैं, वो पुराने एक्ट यानी 1961 के हिसाब से ही फाइल होंगे। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इस नए एक्ट के तहत पहली बार रिटर्न फाइलिंग जुलाई 2027 में की जाएगी। अच्छा, जब भी टैक्स की बात होती है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज को लेकर होता है? मेरे ख्याल से वो है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर, है ना? मतलब कौन सा साल कमाई का है और कौन सा टैक्स भरने का, इसमें अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते थे। और बस यही इस पूरे बदलाव की जड़ है। जो पुराना सिस्टम था, जहां ये दो अलग अलग शब्द इतना कंफ्यूजन पैदा करते थे, वो अब खत्म हो रहा है। इसकी जगह एक नई, बिल्कुल सीधी साधी व्यवस्था आ रही है, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द होगा। कह सकते हैं, एक उलझे हुए अतीत से एक सरल भविष्य की ओर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम पुराने सिस्टम की उलझन से शुरू करेंगे, फिर नए टैक्स ईयर को समझेंगे, नई डेडलाइंस जानेंगे और निवेशकों और नौकरी पेशा लोगों पर इसका क्या असर होगा, ये भी देखेंगे। और हाँ, अंत में एक बहुत काम की चेकलिस्ट भी होगी। तो असल में दिक्कत थी क्या? देखिए, पुरानी व्यवस्था में जिस साल हम पैसा कमाते थे उसे कहते थे प्रीवियस ईयर, और फिर जिस साल उस कमाई पर टैक्स का हिसाब किताब होता था उसे कहते थे असेसमेंट ईयर। मतलब दो अलग अलग साल जो लाखों टैक्स पेयर्स के लिए हमेशा से एक सिरदर्द बने हुए थे। तो अब आता है इसका समाधान। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। पेश है नया टैक्स ईयर। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो टैक्स के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही बदल देगा। तो ये टैक्स ईयर है क्या चीज? बहुत ही आसान है। ये वो 12 महीने का पीरियड है, जैसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, जिसमें इनकम कमाई जाती है। बस यही एक शब्द अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों की जगह ले लेगा। और तो और, अब से फॉर्म 16 पर भी असेसमेंट ईयर नहीं बल्कि टैक्स ईयर ही लिखा हुआ मिलेगा। यहां इसे और भी आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए टैक्स ईयर 2026-27 है, तो ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और 31 मार्च 2027 को खत्म। और इस पीरियड की कमाई के लिए रिटर्न कब फाइल करना है? बस कुछ ही समय बाद, उसी साल के अंदर। मतलब कमाना और फाइल करना सब कुछ एक ही नाम के अंदर आ गया। अब इस सिंप्लीफिकेशन का एक और बड़ा फायदा है, और वो है टैक्स फाइल करने की समय सीमा में बदलाव। जी हाँ, टैक्स पेयर्स को अब थोड़ी और मोहलत मिलेगी। चलिए देखते हैं कि नई डेडलाइंस क्या हैं। सबसे जरूरी बात, जो लोग अपना कारोबार करते हैं या फ्रीलांसर हैं, मतलब जो ITR 3 या ITR 4 भरते हैं, उनके लिए बिना ऑडिट वाले मामलों में आखिरी तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। यानी अपने खाते फाइनल करने के लिए पूरा 1 महीना ज्यादा। साथ ही अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए अब पूरे 12 महीने का समय मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं निवेशकों की। उनके लिए भी कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO में ट्रेड करते हैं, उनके लिए अब ट्रेडिंग की लागत बढ़ने वाली है। जरा यहां देखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT लगता था, वो 0.02% से बढ़कर सीधा 0.05% हो गया है। ये 2.5 गुना की बढ़ोतरी है। मतलब ट्रेडिंग अब और महंगी होगी। और ये सिर्फ फ्यूचर्स तक ही सीमित नहीं है, ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए भी STT बढ़ा है। बेचने पर लगने वाला टैक्स अब 0.1% से बढ़कर 0.15% हो गया है। शायद सरकार का मकसद डेरिवेटिव्स मार्केट में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को कम करना है। निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा। पहले जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी तो उस पर जो पैसा मिलता था उसे डिविडेंड मानकर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था। लेकिन अब इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जो निवेशक ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में हैं, उन्हें इससे फायदा हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs को लेकर भी एक बहुत जरूरी बदलाव है। देखिए, पहले मैच्योरिटी पर जो भी फायदा होता था वो सबके लिए टैक्स फ्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड सीधे RBI से खरीदा था। मतलब जिन्होंने SGBs को स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, उन्हें अब मैच्योरिटी पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जो सीधे सीधे नौकरी पेशा लोगों और सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रभावित करेंगे।
इसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगर उनकी कंपनियों ने मील वाउचर देती है तो अब हर मील पर 200 रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होगी। ये एक छोटा लेकिन अच्छा अपडेट है। अब एक ज़रूरी बात, सशस्त्र बलों की पेंशन व्यवस्था को लेकर इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब से पेंशन पर टैक्स छूट सिर्फ उन कर्मियों को मिलेगी जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा मुक्त हुए हैं। जो सामान्य रिटायरमेंट लेते हैं उनकी पेंशन अब टैक्स के दायरे में आएगी। तो हमने काफी सारे बदलावों को समझा। अब आखिर में आइए इन सभी जानकारियों को एक साथ समेटते हैं और सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से याद करते हैं। तो ये रही 2026 के लिए टैक्स चेकलिस्ट। इस टेबल में 4 सबसे बड़े बदलाव एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, प्रीवियस या असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म, अब सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। दूसरा, ITR 3 और 4 भरने की तारीख 31 अगस्त हो गई है। तीसरा, शेयर बायबैक पर अब डिविडेंड नहीं बल्कि कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और चौथा, SJ20 पर टैक्स फ्री फायदा सिर्फ ओरिजिनल खरीदारों को ही मिलेगा। तो अब करना क्या है? पहली बात, टैक्स ईयर शब्द की आदत डालनी होगी। दूसरी, अपनी नई ITR डेडलाइन को कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। तीसरी बात, अगर एक्सचेंज से SGBs खरीदे हैं तो उनके टैक्स का हिसाब किताब दोबारा देखना होगा। और हाँ, जो लोग FNO में ट्रेड करते हैं उन्हें अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट का ख्याल रखकर चलना होगा। इन सभी बदलावों का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, जिस साल कमाया जाता है अब उसी साल फाइल किया जाता है। ये एक बहुत ही साधारण सा विचार है, लेकिन इसका असर लाखों टैक्स पेयर्स के लिए चीज़ों को साफ करने में बहुत बड़ा होगा। ये बदलाव यकीनन सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत में वाकई एक सरल टैक्स व्यवस्था की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।